इस मूवी की कहानी एलियन कॉम्बिनेट मूवी की कहानी के लगभग 18 साल बाद की कहानी है। अगर आपने इस मूवी की प्रीक्वल और प्रोमेथियस एलियन कॉम्बिनेट नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए अब देखते हैं एलियन पार्ट 1। 22वीं सदी में अनंत अंतरिक्ष में थेरस ग्रह खनिज पदार्थ और धातुओं से ओतप्रोत था। पृथ्वी का बेलन उट्रानी कारपोरेशन थेरस ग्रह में खनिज पदार्थ और धातुओं के उत्खनन कार्य में जमकर लगा हुआ था। इसके लिए उन्होंने वहाँ पर कई रिफाइनरी स्थापित की हुई थी। उन्हीं में से एक रिफाइनरी को लेकर बेलन उट्रानी कारपोरेशन का कमर्शियल स्पेसी स्टारशिप नोनोस्ट्रोम थेरस ग्रह से पृथ्वी को लौट रहा था। स्पेसी में 7 लोगों का क्रू पृथ्वी के आने तक गहरी लंबी नींद में सो रहा था। इस पूरे समय स्पेसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मदर चला रही थी। मदर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्पेसी को कंट्रोल कर रही थी। पूरी स्पेसी में सन्नाटा था। अचानक स्पेसी की लाइट जल उठती है और सभी क्रू मेंबर नींद से जाग उठते हैं। उन्हें लगता है कि वह पृथ्वी के करीब आ गए होंगे, इसलिए मदर उन्हें जगा दिया। जागने पर सब भरपेट भोजन करते हैं। उनके साथ उनकी एक पालतू बिल्ली भी सफर कर रही थी। कुछ देर बाद मदर स्पेसी के कैप्टन को बुलाकर उसे उन्हें जगाने की असली वजह बताती है। दरअसल अभी उनका स्पेसी अपनी पृथ्वी की और यात्रा के आधे रास्ते ही पहुंचा था। मदर ने एक अज्ञात ट्रांसमिशन पकड़ा जो हर 12 सेकंड बाद रिपीट हो रहा था और अब मदर चाहती थी क्रू उस ट्रांसमिशन के सोर्स का पता लगाए। कैप्टन जाकर अपने क्रू मेंबर को इस बारे में सूचित करता है, जिस पर स्पेसी का चीफ इंजीनियर कहता है कि उनका शिप एक कमर्शियल शिप है, न कि रेस्क्यू शिप, और इस तरह का काम उनके कॉन्टेक्ट में नहीं आता। इस पर साइंस अफसर यस को कंप्यूटर के एक क्लॉज के बारे में बताती है, जिसमें लिखा था कि कोई भी ट्रांसमिशन जो किसी प्रकार की एलियन जीवन का संकेत देती है, उनके बारे में पता लगाना अनिवार्य है। अगर उस प्लान की अवहेलना की गई तो कंपनी द्वारा दिए गए सारे शेयर जब्त कर लिए जाएंगे और तो और सैलरी के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इसके बाद चीफ इंजीनियर मिशन पर जाने के लिए मान जाता है। वो सब उस ट्रांसमिशन को ध्यान से सुनते हैं। उस ट्रांसमिशन में अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे किसी प्राणी की आवाज। उन्हें वो ट्रांसमिशन एसओएस यानी की मदद पुकार लगाता है। स्पेसी की नेविगेटर बताती है कि ट्रांसमिशन का सोर्स 12 किलोमीटर दूर से एक प्लैनेट यानी कि एक छोटा प्लैनेट से आ रहा था। उस प्लैनेट पर एक दिन सिर्फ 2 घंटे की अवधि था। गुरुत्वाकर्षक लगभग पृथ्वी जैसे ही था, यानी कि वो लोग उस प्लैनेट की सतह पर चल सकते थे। फिर भी स्पेसी को रिफाइनरी से अलग कर रिफाइनरी को वहीं कुछ दूरी पर स्पेस में ही तैरता हुआ छोड़कर उस प्लैनेट की तरफ कूच कर जाते हैं। प्लैनेट पर लैंड करते वक्त भारी झटके के कारण स्पेसी का भारी और क्षतिग्रस्त हो जाता है। इससे स्पेसी के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्रू तुरंत आग पर काबू पाती है। स्पेसी में से 4 में से 3 सेल्स में खराबी आ जाती है। इंजीनियर क्षति का मुआयना करते हुए बताता है कि उन्हें स्पेसी रिपेयर करने में 25 घंटे का वक्त लगेगा। उस प्लैनेट का वातावरण इंसानी जीवन के लिए प्रतिकूल था, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी। इसके अलावा वहाँ काफी ज्यादा ठंड भी थी और वहाँ पर कई ज्वालामुखी भी थे। कैप्टन, सुपरवाइजर और नेविगेटर का 3 सदस्य दल ट्रांसमिशन के सोर्स के तलाश में उस प्लैनेट पर निकल पड़ता है। प्लैनेट में चट्टानों के बीच थोड़ा आगे जाने पर दल को एक बहुत बड़ा डिगुनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वे उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर से वह स्ट्रक्चर काफी बड़ा सुरंग जैसा था। काफी देर तक चलने के बाद वे एक विशाल गोलाकार कक्ष में आकर रुक जाते हैं। उस कक्ष के माध्यम में एक विशाल टेलीस्कोप लगी थी और उस टेलीस्कोप के ठीक पीछे एक विशाल आसान पे एक विशाल एलियन का कंकाल पड़ा था। उस कंकाल की छाती की हड्डियां बाहर की तरफ मुड़ी हुई थी, मानो अंदर से फटी हो। वह एलियन काफी वर्ष पहले मर चुका था। तभी सुपरवाइजर को वहाँ कमरे में एक गड्ढा दिखाई देता है। उधर स्पेसी की सिक्योरिटी इंचार्ज और इस मूवी की अहम किरदार रिप्ली जब ट्रांसमिशन को एनालाइज करती है, तब उसे पता चलता है कि वह ट्रांसमिशन एसओएस मैसेज नहीं बल्कि वह तो एक वार्निंग मैसेज है, इस प्लैनेट पर न आने का वार्निंग मैसेज। उधर दूसरी तरफ उस प्लैनेट पर सुपरवाइजर उस गड्ढे में नीचे उतरता है। वह गड्ढा नीचे जाने पर बहुत विशाल गुफा में मिल जाता है। वह चारों ओर ढेर सारे चमड़े के अंडे रखे हुए थे। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वे उन अंडे के पास गिर जाता है। उसकी नजर अंडे के अंदर पड़ती है। अंडे के अंदर एक एलियन जीव पल रहा था। तभी वो अंडा ऊपर से किसी फूल की पंखड़ी की भांति खुल जाता है। सुपरवाइजर उसके करीब जाकर छूने वाला होता है कि तभी वह एलियन पैरासाइट उसके चेहरे पर हमला कर देता है। कुछ समय बाद बाकी दल सुपरवाइजर को लेकर वापस स्पेसी पर पहुंच जाता है। प्राथमिक सैनिटाइजिंग प्रोसीजर के बाद कैप्टन रिपली स्पेसी को दरवाजा को खोलने को बोलता है। रिपली पूछती है कि सुपरवाइजर क्या हो रहा है। कैप्टन बताता है कि सुपरवाइजर से कोई पैरासाइट चिपक गया है, उसे तुरंत स्पेसी में बने अस्पताल में ले जाना होगा। रिपली को जब पता चलता है कि कोई एलियन पैरासाइट सुपरवाइजर से चिपक गया है तो वह दरवाजा खोलने से साफ मना कर देती है, क्योंकि उससे पूरा स्पेसी इन्फेक्टेड हो सकता है। वह कहती है कि सुपरवाइजर उन सबको वही 24 घंटे के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा, उसके बाद ही दरवाजा खोल सकती है। कैप्टन रिपली से चिढ़ते हुए कहता है कि 24 घंटे में सुपरवाइजर मर सकता है। कैप्टन रिपली को दरवाजा खोलने का ऑर्डर देता है, पर रिपली मना कर देती है। तभी अचानक साइंस अफसर यस, जो यह सब सुन रहा होता है, वह मैनुअली दरवाजा खोल देता है। दल स्पेसी के अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर अंदर ऑपरेशन थिएटर में यस सुपरवाइजर को हेलमेट को ऐसे काटता है। सुपरवाइजर की हालत देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस
उस एलियन जंतु ने सुपरवाइजर के चेहरे को कस के पकड़ा हुआ था। उन्हें आश्चर्य होता है कि नाक और मुंह उस पैरासाइट से पूरी तरह से ढके होने के बावजूद भी सुपरवाइजर सांस ले पा रहा था। यस पैरासाइट की एक उंगली को हटाने की कोशिश करता है तो वह पैरासाइट अपनी पूंछ से सुपरवाइजर का गला और जोर से कसने लगता है। यह देखकर यस तुरंत ही अपनी कोशिश रोक देता है। फिर वह सुपरवाइजर को बॉडी की स्कैन करते हैं तो फिर पाते हैं कि उस पैरासाइट ने सुपरवाइजर के गले में अपना एक डंक घुसे रखा था और उसी माध्यम से वह सुपरवाइजर के शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता था। कैप्टन को पैरासाइट की कार्यप्रणाली समझ आने लगती है कि कैसे पैरासाइट अपने शिकारी को पैरालाइज करता है और कोमा में डालता है, लेकिन शिकार को मरने नहीं देता। कैप्टन कहता है कि उन्हें तुरंत पैरासाइट को काटकर सुपरवाइजर से अलग करना होगा, लेकिन यस के एक चीरा लगाते ही पैरासाइट की उंगली से द्रव्य की तेज धारा फट पड़ती है। वह द्रव्य फर्श पर गिरते ही फर्श को गलाते हुए दूसरे डेक पर पहुंच जाता है। कैप्टन स्पेसी को क्षति से बचाने के लिए धड़धड़ाते हुए एक निचले डेक पर पहुंचता है। बाकी क्रू मेंबर भी उसके पीछे भागते हैं। वह द्रव्य निचले डेक को गलाते हुए उसके नीचे वाले डेक में सिक गया था, पर किस्मत से द्रव्य वहां जाकर थम चुका था। कैप्टन एक पन के माध्यम से उस द्रव्य को देखकर बताता है कि वह एक बहुत तेजी से गुलकुलर एसिड है। इसका मतलब एलियन जंतु की रगों की खून की जगह एसिड बह रहा था और अगर उन्होंने काटने की कोशिश की तो वह एसिड सुपरवाइजर की जान ले लेगा। उधर ऑपरेशन थिएटर में यस अकेले में पैरासाइट के सैंपल पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी वहाँ रिपली आ जाती है। यस अपना रिसर्च छुपाने लगता है। रिपली यस से कहती है कि वह यस से सीनियर है और उसने ऑर्डर की अवहेलना करते हुए स्पेसी का दरवाजा खोलकर सबकी जिंदगी खतरे में डाल दी है। इस पर यस रिपली से कहता है कि बेहतर होगा कि वो अपना काम देखे और उसे अपना काम करने दे। इतना सुनकर रिपली वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही यस ग्लास में रखा सारा दूध एक घुट में पी जाता है। थोड़ी देर बाद यस कैप्टन और रिपली को मैसेज करके तुरंत ऑपरेशन थिएटर में बुलाता है। यस उन दोनों को दिखाता है कि पैरासाइट ने सुपरवाइजर का चेहरा छोड़ दिया था। वह तीनों सावधानी पूर्वक ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करते हैं। वह देखता है कि सुपरवाइजर जिंदा था और सांस ले रहा था। वह लोग उस पैरासाइट को ढूंढने लगते हैं। तभी ऊपर से वह पैरासाइट रिपली पर गिरता है। यस अपने टार्च से उस पैरासाइट को छूकर देखता है। वह एकदम से हरकत करता है और फिर से बेजान हो जाता है। यस बताता है कि पैरासाइट मर चुका है और वह हरकत सिर्फ जंतु की मांसपेशियों द्वारा किया गया है, इन्फेक्शन था। रिपली बिना समय गंवाए उस पैरासाइट से स्पेसिक से फेंक देने के लिए कहती है क्योंकि उसके अंदर एसिड है। वो अभी भी स्पेसिक के लिए खतरा था, लेकिन यस उस पैरासाइट पर रिसर्च करने के लिए और भी टेस्ट करना चाहता था और वो कैप्टन को उस पैरासाइट को रखने के लिए इजाजत मांगता है। कैप्टन उसे इजाजत दे देता है। इस बात पर रिपली और कैप्टन के बीच बहस होती है। फाइनली कैप्टन कहता है कि अगर स्पेसिक रिपेयर हो गई है तो उन्हें उस प्लानेट पर कुछ कर देना चाहिए और फिर उनका स्पेसिक से उड़ जाता है। कुछ देर बाद सुपरवाइजर को होश आ जाता है। वह एकदम तंदुरुस्त लग रहा था और उस पैरासाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। सब बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। सुपरवाइजर को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और वो बहुत तेजी से बहुत सारा खाना खाता है। अचानक खाते खाते अटक जाता है। सबको लगता है कि सुपरवाइजर को मिर्गी का दौरा पड़ा है। ये सब सुपरवाइजर को संभाल ही रहे होते हैं कि तभी उसकी छाती से खून का फुहारा फूट पड़ता है और फिर उसकी छाती को फाड़कर एक एलियन जीव बाहर निकलता है। पार्कर उस जीव को मारने के लिए एक छुरी उठा लेता है, लेकिन तब यस उसे रोकते हुए कहता है कि उस जंतु को छूने का गलती मत करना। इतने में वह जंतु वहाँ से भाग जाता है। फिर वे सब सुपरवाइजर को अंतिम विदाई देते हुए उसके शरीर को अंतरिक्ष में विसर्जित कर देते हैं। यस उस एलियन जंतु को ट्रैक करने के लिए एक डिवाइस का निर्माण कर चुका था, जिससे उस जीव के पास आते ही उस डिवाइस के बीप की आवाज तेज होने लगी थी। कैप्टन सबको हिदायत देता है कि उस जीव को जाल में पकड़कर अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए और कोई भी उसे स्पेसिक में मारने का जोखिम न उठाए, क्योंकि उसके शरीर से एसिड से भी लोग मर सकते हैं और स्पेसी में छेद भी हो सकता है। और फिर सब लोग उस एलियन जंतु को खोज में स्पेसी का चप्पा चप्पा खोजने में निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर ढूंढने पर एक लाकर के सामने पहुंचकर रिपली के ट्रैकिंग डिवाइस में बीप की आवाज तेज हो जाती है, लेकिन उस लाकर से उनकी पालतू बिल्ली निकलती है। बिल्ली डर से भाग जाती है। टेक्नीशियन बिल्ली को लाने उसके पीछे चला जाता है। टेक्नीशियन बिल्ली को ढूंढते हुए एक हाल में पहुंच जाता है जहां उसे छिपी हुई बिल्ली दिखाई देती है। वह बिल्ली को अपने पास बुला ही रहा होता है, तभी उसे अपने पीछे किसी होने का आभास होता है। वह जैसे ही पीछे पलटता है उसकी रूह कांप उठती है। उसकी ठीक पीछे एक बहुत विशाल एलियन खड़ा होता है कि वही एलियन जीव था जो सुपरवाइजर का जिस्म फाड़ कर निकला था और कुछ ही समय में इतना बड़ा हो गया था। वह जीव टेक्नीशियन के अंदर अपना डैंक घुसेड़ कर उसे अपने साथ ऊपर घसीट के ले जाता है। टेक्नीशियन के चीख सुन के पार्कर और रिपली वहां आ जाते हैं। टेक्नीशियन का खून ऊपर से इंजीनियर के ऊपर गिरता है। वह जीव स्पेसी के एडक्ट में घुस रहा था। कैप्टन इंजीनियर से फ्लेम थ्रोअर लेकर एडक्ट में उतर जाता है, लेकिन वहां से जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। इंजीनियर को घटनास्थल से सिर्फ कैप्टन की फ्लेम थ्रोअर मिलती है, न कैप्टन मिलता है और न ही खून की एक भी बूंद। नेविगेटर रोती हुई कहती है कि उन्हें इस स्पेसिक को त्याग देना चाहिए और शटल में बैठकर वहां से उड़ जाना चाहिए और फिर उन्हें अंतरिक्ष में कोई दूसरा यान पिक कर लेगा। रिपली बताती है कि
शटल 4 लोगों को नहीं ले जा सकता। रिप्ली यश से पूछती है कि साइंस अफसर होने के नाते क्या उसके पास कोई सजेशन है। यश कहता है कि वो अभी भी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, अभी वो कुछ नहीं कर सकता। रिप्ली को शक होता है कि यश उससे कुछ छुपा रहा है। वो खुद ही मदर एलियन की जानकारी निकालने की कोशिश करती है। जानकारी निकालते वक्त उसे किसी स्पेशल ऑर्डर के बारे में पता चलता है जो सिर्फ यश को दिया गया था। उस ऑर्डर के अनुसार यश को उस एलियन जीव को जिंदा पकड़कर वेलोट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के हवाले करना था। रिप्ली यश के बारे में पूछती है। राज खुलता देखकर अचानक यश के हाव भाव बदल जाता है। रिप्ली देखती है कि यश के माथे से पसीने की जगह दूध चू रहा था। अचानक यश रिप्ली पर अमानवीय शक्ति से हमला करता है। वह उसे जान से मार ही डालता कि तभी इंजीनियर और नेविगेटर आकर यश को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यश अकेला इन तीनों पर भारी पड़ रहा था। इंजीनियर मेंटर सिलेंडर से यश पर जोरदार हमला करता है। उस वार से यश का सिर धड़ से अलग हो जाता है। पर यह क्या, यश तो अंदर से एक रोबोट निकलता है। उसके शरीर में खून की जगह दूध जैसा सफेद लिक्विड बह रहा था। किसी तरह यश पर काबू पा लेते हैं और उसे निष्क्रिय कर देते हैं। रिप्ली को यश से कुछ सवालों का जवाब चाहिए थे, इसलिए वो इंजीनियर से यश को बोलने लायक रिपेयर करने को बोलती है। यश के वापस चालू होने पर रिप्ली उससे पूछती है कि यह सारा माजरा क्या है। यश उसे सब बताता है। दरअसल उनके स्पेसशिप के थेरस ग्रह से निकलने से पहले ही कंपनी को उस प्लेनेट पे आने वाला ट्रांसमिशन मिल गया था और उन्होंने इसे डिकोड भी कर लिया था। उन्हें पहले से ही उस एलियन जीव के बारे में जानकारी थी और वे उस एलियन जीव का हथियार बनाने के लिए उस पर रिसर्च करना चाहते थे। उन्होंने नोस्ट्रोमो स्पेसशिप को जानबूझकर उसी मार्ग से पृथ्वी की तरफ भेजा जिस रास्ते में वह प्लेनेट पड़ता है, और उस एलियन जीव को वहाँ से सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी यश को दी गई थी। अगर इस मिशन में किसी के क्रू मेंबर की जान भी चली जाए तभी भी यह मिशन नहीं रुकना चाहिए। इस मिशन के आगे क्रू मेंबर की कोई जान की कीमत नहीं। यह सुनकर रिप्ली को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता है। खुद को काबू में रखते हुए वह यश से उसे एलियन को मारने का तरीका पूछती है। अपनी दूध भरी आवाज में यश कहता है कि एलियन जीव को मारा नहीं जा सकता, उसके पूरे शरीर की बनावट ही एक हथियार की तरह है। वह किसी भी अनजान वातावरण में खुद को जिंदा रख सकता है और किसी भी परिस्थिति में खुद को सर्वाइवल कर सकता है। यह एलियन जीव एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म है। यह सुनकर रिप्ली तेज झटके से यश का तार खींचकर उसे डीएक्टिवेट कर देती है, क्योंकि अब वे सिर्फ 3 लोग बचे थे। रिप्ली पार्कर से कहती है कि वे तीनों शटर से निकल जाएंगे और इस पूरे स्पेसशिप को ही धमाके से उड़ा देंगे। जाते जाते इंजीनियर अपनी फ्लेम थ्रोअर की तेज लपट से यश के मुंह में लगे दूध को सीधे घी में बदल देता है। वहाँ से निकलने की तैयारी करते वक्त पार्कर बताता है कि एक बार एक्सप्लोसिव एक्टिवेट करने के बाद उनके पास 10 मिनट का वक्त होगा स्पेसशिप को छोड़ने के लिए। इसके बाद रिप्ली उन दोनों को नीचे डेक से कुछ जानकारी चीजें लाने को भेजती है और तब तक वह खुद शटल को फ्लाइट के लिए तैयार करने चली जाती है। रास्ते में उसे बिल्ली मिल जाती है। उधर उलन सिलेंडर जमा कर रहे थे। इंजीनियर और नेविगेटर पर एलियन हमला कर देता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। यह सारी घटना की आवाजें रिप्ली कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से सुन रही थी। वह उनकी मदद के लिए उनकी ओर भागती है। जब वहाँ पहुँचती है तो सामने इंजीनियर की लाश 2 टुकड़ों में पड़ी देखकर वह सुघुर जाती है। इसके तुरंत बाद वह बेतहा भागते हुए जाकर स्पेसशिप में लगे न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट कर देती है। स्पेसशिप अब मात्र 10 मिनट में तबाह होने वाला था। फिर वह स्पेसशिप के सबसे निचले डेक पे जाती है। वहाँ उसे किसी की आवाज आ रही थी। वो अचानक कैप्टन को जिंदा दीवार पर किसी भारी चिपचिपे पदार्थ में चिपका हुआ पाती है। उसे नेविगेटर की लाश भी वहीं ऊपर चिपकी हुई दिखती है। एलियन ने उन दोनों को ब्रीडिंग के लिए जिंदा रखा था। कैप्टन दर्द से करकराते हुए मौत की भीख मांग रहा था। रिप्ली अपने जज्बातों पर काबू करते हुए उन दोनों के शरीर को जला देती है। न्यूक्लियर बम फटने में अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे। रिप्ली बिल्ली को लेकर तेजी से शटल की ओर भागती है। वो शटल में पहुंचती है तब सिर्फ 1 मिनट बचा होता है। 15 सेकंड पहले के शटल स्पेसशिप से नीचे हटता है और वक्त पूरा होते ही महावीर न्यूक्लियर धमाके के साथ फट जाता है। रिप्ली अपने आंखों से स्पेसशिप को तबाह होते हुए देखती है। वो थक हार कर अपनी सीट पर पड़ी होती है। फिर वो स्लीपिंग चेम्बर में सोने जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी उस शटल में वही एलियन दिखाई देता है। वह रिप्ली के शटल में घुसने से पहले वहाँ छुप गया था। एलियन जो उस पर हमला करने वाला है। तभी वो शटल का दरवाजा खोल देती है। एलियन जो उठ जाता है, लेकिन तभी जो खुद को अपने हाथ उठाकर रोक लेता है। वह दोबारा इंजन से घुसकर शटल के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिप्ली इंजन को चालू करके एलियन को जलाकर मार देती है और शटल से दूर अंतरिक्ष में गिरा देती है। स्लीपिंग चेम्बर में जाने से पहले वो एक रिकॉर्डिंग मैसेज ब्रॉडकास्ट करती है, जिसमें वो बताती है कि स्पेसशिप के अन्य क्रू मेंबर मर चुके हैं और उनके स्पेसशिप और रिफाइनरी तबाह हो चुके हैं। वो अगले 6 हफ्ते में फ्रंटियर पहुंच जाएगी। उसे उम्मीद है किस्मत से कोई स्पेसशिप उसे पिक कर लेगा। इसके बाद वो जाकर स्लीपिंग चेम्बर में सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। वेलोट्रॉनिक से एक आदमी उससे मिलने आता है। वो आदमी उसे बताता है कि वह 57 साल तक स्पेस शटल में भटक रही थी और उसका नसीब ही समझो कि एक कमर्शियल स्पेसशिप को उसका शटल दिख गया। रिप्ली उस प्लेनेट पे जाने के बाद क्या हुआ सब बताती है, जिस पर वह आदमी रिप्ली से कहता है कि यह असंभव है, क्योंकि पिछले 20 साल से इंसान उस प्लेनेट पर कॉलोनी बनाकर रह रहा
रहा था और अब तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। यह सुनकर आश्चर्य और डर से रिपली को भारी सदमा लगता है। तभी उसे अपनी छाती में असहनीय दर्द होने लगता है। रिपली गाउन उठाकर अपना पेट देखती है तो उसे अपने पेट के अंदर हलचल दिखाई देती है और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। रिपली बच पाई या नहीं, उस प्लेनेट पर बसी कॉलोनी के क्या रहस्य है, यह जानने के लिए देखिए इस मूवी का अगला भाग एलियन पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।